तो यस इवेंचुअली जो डॉलर डोमिनेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी और हो सकता है कि कोई और करेंसी इवेंचुअली डोमिनेंट हो जाए दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड वुड नॉट हैव नोन दुबई टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी अदर दैन रैशनिंग फ्यूल एट द पेट्रोल पंप। लेकिन इट्स वेरी प्रिकेरियस, कोई शॉक आया तो ये हिल जाएगी। देखिए अभी ये एक शॉक आया है तो हम बिल्कुल करीब हैं टू वेरी बैड नेगेटिव इकोनॉमिक आउटकम्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बातें शुरू हो चुकी हैं, दो फेलो फुल ब्राइटर्स मिले हैं, कभी अमेरिका की बातें, कुछ खाने की बातें। बड़े महीनों से हम कोशिश कर रहे थे ये पॉडकास्ट होने की, फाइनली हो चुकी है। डॉक्टर अक़दस अफजल हमारे साथ हैं। पहले ओहायो में पढ़ा, फिर वापस आ गए। बड़े इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर के, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या लोकल हमारे नस्ट, वहाँ से वाबस्तगी रही, फिर वापस चले गए। वहाँ मिज़ोरी में थे, मैं मिज़ोरी में था, हम दोनों के वहाँ तो रास्ते नहीं क्लैश हुए, लेकिन लोग मुझ पर शिकायत करते हैं कि आपने लम्स एक्सपीरियंस बना दिया है। तो आज हबीब यूनिवर्सिटी से हमने बुलाया है, आजकल तो रियाद में एडवाइज़र हैं टू द गवर्नमेंट, वो भी उनसे पूछेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। और मैं आपका जो पॉडकास्ट है वो बड़े शौक से देखता हूँ। बड़ी एक दिली तमन्ना थी आपके साथ बैठ के बात करने की, जो आज पूरी हुई। सर कुछ और मांग लेते कबूलियत का वक्त था, बहुत छोटी चीज़ मांग नहीं, ली बहुत बड़ी, मेरे लिए तो आपने। बहुत बड़ी चीज़ है सर भाई। खुदा का खौफ हाँ, करें, हमारे लिए बड़ी बात है आप आए हैं, थैंक यू सो मच। आपका एक तो सोशल डेवलपमेंट से भी इतना ताल्लुक है, इकोनॉमिक से भी इतना ताल्लुक है, आई डोंट नो व्हाट टू आस्क, बट सिंस रिसेंटली आपने वो 250 ईयर्स पे भी आर्टिकल लिखा, फिर अगस्त में आपने लिखा था कि डॉलर डोमिनेंस कहीं भी नहीं जा रही। वो हाइपोथेसिस जो है, डज इट स्टिल होल्ड ट्रू नाउ दैट वी सी बाय द टाइम दिस गोज अप, राइट, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज पे माइंस लग चुकी होंगी, तो यस। स्टिल होल्ड्स ट्रू कि डॉलर डोमिनेंस चल रही देखें, है? वो जो मैंने आपने जिस कॉलम का हवाला दिया है उसका नाम था किंग डॉलर, हम्म, जिसमें ये बात हुई थी, ये डॉन में आया था। उसमें जो की पॉइंट था ना शहजाद, वो ये था कि जो यूएस की डॉलर डोमिनेंस है ना, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम देखेंगे कि इस किस्म की पॉलिसी वॉलेटिलिटी, अनसर्टनिटी, लैक ऑफ कोहेरेंस हमें नज़र आती है, तो आई थिंक इन द मीडियम टू द लॉन्ग टर्म डोमिनेंस डेफिनेटली अफेक्ट होगी। उस पर आपने सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसका भी हवाला दिया, अभी जो आपने मुझे मैंने अरब अभी एक न्यूज़ का भेजा था। एग्जैक्टली बट पहले भी आपका जो डॉन का इंग्लिश वाला था 10 मिनट का, उसमें आपने यूएस पॉलिसीज़ का जिक्र किया था कि इंटेलिजेंट पीपल इन द रूम, अगर उनको निकाला जाएगा तो दुनिया भर का जो भरोसा है वो थोड़ा कम होगा। बट डू यू फील के ये चीज़ें वाकई इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं, या जो खादिम रिजवी ने भी कहा था कि भाई सूद लेंगे वो वापस लेने आएंगे, हम बोलेंगे लो फिर गौरी आया। सो हाउ मच डू दोज इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली मैटर कि फेड का हेड कौन है, एज अपोज टू द माइट ऑफ द यूएस मिलिट्री होल्डिंग द डॉलर अप? वेल, देखें इसमें दो चीज़ें हैं। देखें, जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया गया पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ये चीज़ें मैटर करती थी, क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल लॉ, सारा सब कुछ। लेकिन अब वो जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो ख़त्म हो चुका है। इट हैज़ डाइड अ वेरी मिजरेबल एंड पेनफुल डेथ। और अब जो नई दुनिया आ रही है, इट्स वेरी वेरी हॉबिजन, टॉमस हॉब्स के अगर आप समझें, स्टेट ऑफ लोग नेचर में जाते स्टेट हैं। ऑफ नेचर विच इज़ नेस्टी, हम ब्रूटिश एंड हम तो शॉर्ट। पहले से ही थे, तो हम तो ठीक निकले, पाकिस्तान तो हाँ, आगे निकला। तो अब ये एक नया दौर शुरू हो रहा है, वेरी वेरी हॉबिजन एरा इन वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसमें माइट इज़ राइट, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है। तो मे बी इवेंचुअली शायद ये चीज़ें इतनी मैटर ना करें, लेकिन अभी जो एको है पुराने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की, उसमें इंस्टीट्यूशंस कितने अच्छे काम करते हैं ये डेफिनेटली मैटर करता था। तो अगर आपके इंस्टीट्यूशंस के हेड्स अच्छे हैं, काबिल लोग लगाए हुए हैं, तो दीज थिंग्स मैटर। आई मीन इज इट कि इट हैज़ फंडामेंटली चेंज, कि कोई ग्रून नॉर्म बदल गया है, या डू यू फील कि बस पर्दा उठ गया है, वरना तो हमेशा से ऐसे ही था? इवन जो यूएस डॉलर प्रॉपअप हुआ है, उन्होंने बोला हम दुनिया भर का गोल्ड आप दे दें, हम रखते हैं, हम डॉलर करेंगे। उसके बाद में बोला अब लो फिर गौरी आया। एसेंशियली दे सेड हम हैं ना, क्या ज़रूरत है? अगर कोई मुल्क जाता है कि हमारा गोल्ड दे दें, यूएस विल लाइक चलो बेटा। आपने इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि बहुत से सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है ना, वो फंडामेंटली एक बड़ी ही वायलेंट, बहुत ही, क्या कहना चाहिए, खौफनाक किस्म की चीज़ है। और उसके ऊपर एक ह्यूमैनिटी का विनियर है। और जब भी कोई क्राइसिस आता है
तो लोग बहुत जल्दी वो विनियर उतारते हैं और वो दे आर बैक टू देयर क्या कहते हैं प्राइमीवल जो उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि बड़ी खौफनाक हैं, बहुत वहशी हैं। हमने देखा है इस सब कॉन्टिनेंट में ऐसा हुआ जब पार्टीशन हुई, जो लोग साथ रहते थे दे स्टार्टेड किलिंग ईच अदर। तो आई थिंक द ज्यूरी स्टिल आउट कि ह्यूमन नेचर असल में क्या चीज़ है, लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि उस ह्यूमन नेचर को कम से कम एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के थ्रू पकड़ने की कोशिश की गई कि ताकि जो एक तरह का ये ग्रेटुइटस वायलेंस है बिटवीन नेशंस इसको कम किया जा सके। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि माइट इज़ राइट वंस अगेन। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन नेचर डिस्कशंस, मैंने आई नो ऑब्वियसली सिंपलिस्टिक करके रिडक्शनिस्ट करके उसको समझाया है, बट US डॉलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी व्यूड मनी इन द पास्ट, राइट? कि आपको कोई भी चीज़ में दे रहा हूँ, द आइडिया है कि किसी चीज़ को बैक कर रही है। द US डॉलर is not backed by it's anything. not backed by No. anything apart It's from essentially backed by the अब मैं पहले तो ये कहा करता था quality of US institutions, but now we can say the might of the US military machine. तो उसकी जो strength है US की, वो basically उसके पीछे खड़ी हुई है, because people like you and I, we will gladly accept dollar for anything, you know, as a settlement or what have you. तो in a sense जो बाकी countries के ऊपर constraints होते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान हूँ एंड आई स्टार्ट प्रिंटिंग रुपी, यू नो, अगर आप मैं छापना शुरू कर दूँ तो इवेंचुअली जब उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और उसकी वैल्यू भी कम होगी। लेकिन यूएस को इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन बेसिकली यू नो एक आसान करके अगर मैं बताऊँ तो दे कैन कीप प्रिंटिंग US डॉलर। तो इस तरह से एक डिफरेंट, बिकॉज उसको आप क्या कहेंगे, मतलब इट्स अ रियली यूनिक करेंसी इन दैट सेंस। तो आपके किंग डॉलर हाइपोथेसिस जो है, अगर तो दुनिया भर US डॉलर क्यों अहमियत है, कुछ उसकी अहमियत है, थोड़ा लाइक बिटकॉइन। क्यों बिटकॉइन की वैल्यू है? क्योंकि आप और मैंने एग्री किया कि वैल्यू है, आप खरीद लोगे उस प्राइस पर, मैं बेच दूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई नो मैं बहुत उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे आई एग्री विद यू, बट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज ऑन द फेस ऑफ इट घाटे का सौदा है ना कि भाई US डॉलर US प्रिंट कर सकता है, उनकी जब मर्जी है वो प्रिंट करें। आप और मैं दो मुल्क हैं, हमें US डॉलर में ही ट्रेड करना है। हमारे पास कोई पावर नहीं कि मैंने जो US डॉलर मिला है वो आज उसकी 70 रुपये वैल्यू है, कल उसकी 60 हो जाएगी, कल 50 हो जाएगी। ये US के पास ताकत है, वो अब जब मर्जी प्रिंट कर ले। बट वीव एक्सेप्टेड दैट वर्ल्ड बिकॉज उनके पास मिलिट्री है। तो उनकी जो एक हेजेमोनिक पावर, एक यूनिपोलर वर्ल्ड, वो जब कम होगा, then people will be like, why are we doing this at a loss? That's absolutely right. मतलब आप सोचे ना कि ये जो बेसिकली जो मैंने भी बात की रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये रफली 1945 में ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन होना शुरू हुआ। और जब लोग इकोनॉमिक सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने के लिए बैठे तो वो ब्रेटन वुड्स एक जगह थी अमेरिका में, वहाँ बैठ के उन्होंने इसके ऊपर बात की। तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि एक डिक्लाइनिंग एम्पायर थी ब्रिटेन और एक असेंडिंग या राइजिंग कंट्री थी US। तो वहाँ पे जो सॉरी मैं काट रहा हूँ, बट आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली बंद हो चुकी है 170 साल फॉर नाउ अल्लाह करे, बट इट्स गुड लेगेसी ऑफ एम्पायर कि ये दफन हो। तो वो वहाँ पर जो US के जो रिप्रेजेंटेटिव थे हैरी डेक्स्टर वाइट, उन्होंने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही स्किल के साथ जो US डॉलर था, ही प्लेस दैट इन द सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। पर फिर वहाँ से जो डिपेंडेंस थी या डोमिनेंस आप समझ लें US डॉलर के ऊपर, वो शुरू हुई। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आने वाले दिनों में लाइक इन द मीडियम टर्म या 10 साल या 15 साल के अंदर अगर US की माइट यानी कि जो एक ग्रेट पावर्स की आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट इज़ US एंड चाइना, उसमें अगर US की जो इन्फ्लुएंस है वो कम होना शुरू हो जाता है और चाइना का इन्फ्लुएंस राइज करना शुरू कर देता है, तो यस इवेंचुअली जो डॉलर डोमिनेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी और हो सकता है कि कोई और करेंसी इवेंचुअली डोमिनेंट हो जाए दुनिया में। जो आपने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की बात की, उन पे भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने स्मिथ का भी मेंशन किया हुआ था अपने आर्टिकल में। आई कम टू दैट, बट बिफोर कमिंग टू राइट नाउ, क्या आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से भी, फॉर इंस्टेंस ब्रिक्स बना, ट्रम्प ने तड़ियाँ लगाई, बट फिर भी ब्रिक्स भी चल रहा है। इंडिया, आई नो पाकिस्तान का शॉर्ट एंड फ्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
बट इट्स ऑल्सो एन इकोनॉमिक नेगोशिएशन. श्योर वो जाकर आंखें नहीं दिखा रहे, रशिया से तेल लेना भी छोड़ दिया, but at the same time they've also not completely succumbed economically. They've kept their independence, they've kept their autonomy, they're doing things outside of the US as well. Do you feel even before this war, पिछले 1-2 सालों में, even जो छोटे मुल्क हैं, they have sort of थोड़ी bravery दिखाकर non-dollar trade बढ़ाई है? मेरा नहीं ख्याल कोई अप्रिशिएबल किस्म की कोशिश की गई है इन ट्राइंग टू वीन आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर. हाँ, कुछ सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड के चुपके चुपके रिजर्व्स रख रहे हैं, लेकिन एज सच कोई मुझे नज़र नहीं आता कोई इतना ख़ास ट्रेंड. थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी भी बाय फार यूएस डॉलर जो है वो दुनिया की डोमिनेंट करेंसी है. ब्रिक्स इज नथिंग. ब्रिक्स अभी तो मेरा ख्याल है दे आर डेकेड्स अवे फ्रॉम एनी कमिंग अप विद अ रियल कंटेंडर टू द यूएस डॉलर, क्योंकि उनके अपने अंदर भी आप देखें ना कि अभी ये जो क्राइसिस चल रहा है मिडल ईस्ट में, उसमें तमाम ब्रिक्स मेंबर्स वहाँ सवाए इंडिया के उन्होंने खुल के उसकी मजम्मत की है. तो उनके अंदर भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं. तो अब जो चल रहा है, कह रहे हैं 200 मिलियन बैरल्स जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से निकल चुका है तेल का. तेल की प्राइस वॉलेटाइल हो रही है. ये हद आ गई है कि यूएस के मिनिस्टर ने बोला कि यूएस नेवी शिप ने एस्कॉर्ट किया है एक ऑयल टैंकर को, तो $5 जो है प्राइस वो कम आ गई. फिर यूएस ने ऑफिशियली, वाइट हाउस ने कहा नहीं ये खबर झूठ है. अच्छा. फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो गई. सो अगर तो सिर्फ प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए ये झूठ बोलना पड़ा था. तो यू सी थिंग्स आर गेटिंग डेस्परेट. सो विद एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड एस्केलेटिंग ऑयल प्राइसेस, डू यू फील कि अब किंग डॉलर को कुछ खतरा है? वेल, ख़तरा इसलिए नहीं है, दो रीज़न्स की वजह से. नंबर वन के जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं दे आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर. नंबर वन. जो मिडल ईस्ट के जो टॉप एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपनी करेंसीज़ को डॉलर के साथ पैक किया हुआ है, तमाम ये जो 6 जीसीसी की कंट्रीज़ हैं. और सेकंड चीज़ ये कि यूएस जो है वो 10 साल पहले तक इट यूज़ टू इम्पोर्ट ऑयल, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है. तो ऑयल की प्राइस ऊपर जाने से यूएस इकोनॉमी को तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज दे आर मेकिंग मोर मनी. अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, मतलब वो पुराने 70s में हमने पढ़ा कि एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, वहाँ लंबी लाइनें बन गई. ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ रीडिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट आएगा, गरीब पिसेंगे यूएस के अंदर, बट अ लॉट ऑफ मनी विल आल्सो बी मेड. तो कहने का मकसद ये है कि इस क्राइसिस की वजह से डॉलर डोमिनेंस मुझे कहीं जाती हुई नज़र नहीं आती. डॉलर डोमिनेंस का ताल्लुक है यूएस मिलिट्री माइट के साथ. अब अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है दुनिया के अंदर, तो मेरा ख्याल है इन दैट इंस्टेंस आपको लगेगा कि डॉलर की जो डोमिनेंस है वो क्वेश्चन होती है, लेकिन नॉट राइट नाउ. अगर कान हम यूँ पकड़ें कि ट्रंप ने तो कहा कि चाइना जो है वो अफेक्ट हो रहा है, हमने तो चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा रहे हैं ताकि उनकी मदद, तो ऑब्वियसली झूठ बोल रहा है. लेकिन वो तो ऑलरेडी उन्होंने इजाज़त दी हुई है चाइनीज़ वेसल्स को टू पास थ्रू. माइन कर देंगे तो. अच्छा. बट श्योर ऑयल, यूएस के ऑयल रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको कोई डिपेंडेंस नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. कतर की गैस भी बंद हो गई तो उनके पास गैस है, उनके तो फ़ायदे ही हैं. बट नाउ इन दिस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर अ लॉट ऑफ goods which are consumed by Americans, they come from China, they come from Vietnam, they come from Bangladesh. तो अगर यहाँ ऑयल क्राइसिस आएगा, प्राइसेस विल गो अप, तो जो अमेरिकन टेक्सास में बैठा है उसका जो तोलिया अमेज़ॉन से आ रहा है, जब वो डबल होगा तो वो ट्रंप को गालियाँ देगा. देखिए, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था डोमिनेंस के हवाले से, बट नाउ आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू हाउ दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पॉलिटिक्स. तो वो आई थिंक उस पर मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ. येस, एब्सोल्युटली. आई थिंक द वे थिंग्स आर गोइंग, प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ गोइंग टू लूज बिग इन दी कमिंग मिड टर्म इलेक्शंस, और आई थिंक उनको यही फ़िक्र है जिसकी वजह से बार बार इस किस्म के बयानात आ रहे हैं इन विच दे आर ट्राइंग टू काम मार्केट्स. But you're saying this is a Trump specific problem. This won't sort of American hegemony को कुछ नहीं करेगा ये. वेल, आई मीन मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ,
So I don't really know. I mean, the way things are panning out, I think only in the future we will find out कि ये किस तरफ ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है. तो जनरली वॉर इकोनॉमी श्योर लोगों के तो बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं. हमने अफगानिस्तान में भी देखा कि Raytheon, Lockheed Martin, your Dick Cheneys of the world, they made billions. But Halliburton, all these companies. But generally लोग कहते हैं कि World War II, and please correct me if I am wrong, but based on what I've heard or seen or read, World War II was great for the American economy, but Vietnam was terrible for the American economy. So in terms of war economies, when is war good for business and when is war bad for business? I think that's a very interesting perspective. I think definitely ये जो ग्रेट डिप्रेशन था यूएस के अंदर वो आपको पता है जैसे 1930 1929 में शुरू हुआ और बेसिकली यूएस की इकोनॉमी उससे बाहर आती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है व्हेन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़ ये जो आर्मामेंट्स थी और व्हाट हैव यू. आई थिंक अगर आप इफ अ वॉर टेक्स प्लेस फार फार अवे फ्रॉम योर शोज एंड यू आर एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट और आपका कोई इस किस्म का डिमोरलाइजिंग नुकसान ना हो जैसे कि वियतनाम में हुआ 60,000 soldiers died. So I think it's probably good for business. But then unlike Second World War, कभी कभार जो wars होती हैं they can become extremely divisive और उससे कुछ social unrest या civil war का खतरा भी हो सकता है. So I think probably in that case they are not so good for the economy. ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये तो चले मागा बेस भी अब मानता है कि मेरे लिए बुरा है कि मेरा टैक्स पेयर जो है अगर कोई फूड स्टैम्प ले तो गालियाँ पड़ती हैं रिपब्लिकन्स वाले, लेकिन 5 बिलियन के आप मिसाइल मार दें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट इकोनॉमिकली अगर हम मोरालिटी निकाल दें, सब कुछ निकाल दें, इज़ वॉर गुड फॉर द अमेरिकन इकॉनमी? की मिसाइल बन रहे हैं, डिफेंस बन रहा है, इंटरसेप्टर्स बन रहे हैं और नहीं ये जो सारे चीज़ें बिक रही हैं, पैसा आ रहा है. So it's all good. It's good for them. Regardless of how much the American government spends. देखें वो पैसा बन रहा है वो किसी की जेब में जा रहा है, बाहर के लोग पे कर रहे हैं या the government is paying for that. So war economy is probably is a very good deal for some people. For some people. I don't know उसके जो gains हैं वो कितने नीचे तक ट्रांसलेट करते हैं. कोई सेक्शन 9 हाउसिंग जो लेता है या जो फूड स्टैम्प्स जैसे आपने बोला जो गरीब लोग हैं उन तक वो चीज़ पहुंचती या नहीं पहुंचती, बट किसी ना किसी का तो फ़ायदा होता है. आपको लगता है कि ये इसी वजह से अमेरिका एक फॉरएवर वॉर पैराडाइम में है कि उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी रिलायंट है ऑन दीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड जो हमने हैलिबर्टन, रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, ये इनकी इकॉनमी इतना मूव करती है दैट दे हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू वॉर एवरी नाउ एंड देन. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थीसिस. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मैं अब पढ़ रहा हूँ मुझे तो लगता है कि ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके ऊपर देयर डेफिनेटली सम, मैं क्या कहूँगा कि कुछ इसका कुछ इसके नीचे कुछ रिलीजियस आइडियाज़ भी नज़र आ रहे हैं. अभी ज़रा ने 2 घंटे हमें अच्छा समझाया ये सब तो राइट. तो मतलब जिस किस्म के वो बयानात आ रहे हैं और जिस किस्म का वो आई मीन वो एक किताब लिखी थी ना सैमुअल हंटिंगटन ने, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस. मेरा ख्याल है कि वो कुछ मामला नज़र आ रहा है होते हुए. बट इवन अगर ट्रम्प को एक शॉर्ट वॉर चाहिए थी, इवन अगर 2-3 दिन फायरवर्क्स हों लॉन्ग टर्म, तो इवन दैट्स गुड फॉर द अमेरिकन इकॉनमी राइट, बिकॉज लोग अपना डिफेंस स्पेंडिंग 2-3 ड्रोन्स भी आकर अगर लगे बुर्ज खलीफा में डिफेंस पूरी दुनिया जो है वो एकदम से दे विल स्टार्ट बाइंग क्या कहना चाहिए ये जो पेट्रियट अपेरेंटली 3 साल का है. अगर आज आप ऑर्डर करें अच्छा तो 3 साल के बाद आपकी डिलीवरी. आई मीन इट्स वेरी गुड. इट्स वेरी गुड फॉर सम पीपल. वॉर इज गुड फॉर द. लगता तो ऐसे ही है. इसका फ्लिप साइड आपको लगता है कि अगर जितनी जंग चल चुकी है, आज आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि दुबई एयरपोर्ट पे कितना रश था भागने के लिए, अगर जीसीसी इकॉनमीज फॉल्टर करती हैं, will the American economy fail based on how much Arab money is into the US economy, या आप कह रहे हैं कि इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. आई थिंक डेफिनेटली उनकी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं. हाँ एक चीज़ पे फ़र्क पड़ सकता है अगर क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ने, मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट सिंगल आउट कंट्रीज़, पर कुछ कंट्रीज़ ने इन दैट रीजन
उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं यूएस ट्रेजरीज़ के अंदर. अगर वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं यूएस ट्रेजरीज़ को, तो दैट कुड क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन द यूएस इकॉनमी. लेकिन आई थिंक ओवरऑल मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने बताया कि यूएस की अब डिपेंडेंस नहीं है ऑयल के ऊपर. अब सारा जो ऑयल रुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, वो तो बेसिकली एशियन इकॉनमीज़ के लिए प्रॉब्लम है, चाइना के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, इवन फॉर इंडिया. एआई में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने ट्रेजरी का तो जिक्र किया, एआई इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकन इकॉनमी जो है वो एआई बबल. अच्छा, उसमें दो एंगल्स हैं. पहला एंगल तो ये है कि यस, वो बबल की बात ज़रूर आ रही है कि उनके जो गेन्स थे स्पेशली विज़ा वी प्रोडक्टिविटी वो नज़र नहीं आ रहे. तो सम पीपल आर गेटिंग वेरी वरिड कि ये जो हमने मैसिव इन्वेस्टमेंट की है एआई के अंदर, ये किस तरफ जा रही है. एक तो ये पॉइंट है. नंबर 2 पॉइंट ये है कि एआई का जो चलना है, या ये जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आप यूज़ करते हैं, तो इट इज़ एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव. तो आप ये देख सकते हैं कि मे बी क्योंकि दुनिया में एनर्जी की प्राइस ऊपर जा रही है, तो शायद दिस कुड कम एज अ कंस्ट्रेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट. लेकिन फिर एक और एंगल है, और वो है कि एआई की यूज़ इन मिलिट्री. और वो मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. तो आई थिंक दोनों किस्म की फोर्सेस हैं एट प्ले, और हम कोई इसमें हतमी बात नहीं कह सकते, क्योंकि एक ऐसी है जो कि गैर ज़राए नताइज यस हम लोग दे रहे हैं. यूएई का तो एज एन एआई हब वो तो प्रॉस्पेक्ट एटलीस्ट मुझे तो ब्लीक लग रहा है, बिकॉज द आइडिया वाज कि अनलिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड सेफ्टी है, बनाओ यहाँ सारे. तो वो AI तो data बात centers. देखें ना, वो नज़र अब ये आ रहा है कि दे डोंट रियली हैव अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला. या तो ये तो मुझे दुबई के फ्यूचर के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा. तो मेरा ख्याल है कि अब मैं बहुत होपफुल हो गया हूँ कराची के फ्यूचर के बारे में. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दुबई था, अब वो सारी चीज़ें कराची में आ जाएंगी. क्योंकि मैं अगले दिन ही कहीं था तो मैंने ये बात करी कि कोई थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने एक ज़माने में कहा कि अगर कराची में गड़बड़ ना होती, जो मतलब यू नो लॉ एंड ऑर्डर और व्हाटएवर सिविक लॉ एंड ऑर्डर की बेसिस की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड वुड नॉट हैव नोन दुबई. तो मेरा ख्याल है कि अगर अब वहाँ गड़बड़ शुरू हो गई है, तो मे बी कराची अपना जो खोया हुआ मकाम है वो शायद वो हासिल करने में कामयाब हो जाए. क्योंकि हमारे पास बहुत से प्लसेस हैं. पहली तो चीज़ है कि हमारा मौसम बहुत बेहतर है वहाँ से, और यहाँ पे बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं. तो मेरा ख्याल है कि शायद तो अग्री मैं तो अब तो मैं हर कंस्पिरेसी थ्योरी में मानता हूँ. तो इवन जो ये एमिरेट्स का वो है ईके, अच्छा, वो एमिरेट्स कराची जो है, कराची है, आई नो दैट, दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. यस यस. और आप एक सहरा में ना जहाँ पानी है ना कुछ है, वहाँ एक मतलब शहर खड़ा कर देते हैं. एनवायरमेंटली वो बहुत बड़ा चैलेंज है ना. आप देखें सारा पानी डिसैलिनेशन के थ्रू उन्होंने 2-3 हिट किए हैं डिसैलिनेशन. तो वो अगर ज़्यादा कर गए तो वहाँ तो पीने का पानी नहीं होगा. हम तो वी विल गो बैक टू वो जो मूवी है डून, विल गो बैक टू डून. और वो मैं आपको बताऊं शहजाद, आई थिंक यू विल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो डून का मुसन्निफ है, ही वाज इंस्पायर्ड बाय द मूवी लॉरेंस ऑफ अरेबिया. आपने वो भी देखी होगी. देखी नहीं, बड़ा वर्ड. हाँ या आई मीन, तो वो इतने भी दाढ़ी सफ़ेद नहीं हुई. अच्छा नहीं, वो तो खैर मेरी भी नहीं है, लेकिन मैंने 5-6 दफ़ा देखी हुई है. वैसे इट्स अ फिनोमिनल फिल्म. नहीं, बट आई बिलीव इन दिस कि अब ऑब्वियसली बहुत कंस्पिरेसी थ्योरी है, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट हालात ख़राब तो किए. मतलब चले मैं इसको अगर एक सिंपल उसमें कर दूं, जो पीआईए की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी कि पीआईए के पायलट्स ये हैं वो हैं, तो वो जो रूट्स थे पीआईए के जब वो लूज़ किए तो वो किसने गेन किए? दीज थिंग्स आई डोंट थिंक जस्ट हैपन. तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर कराची को डिस्टेबलाइज किया गया. हाँ, आप कराची के आप देखें ना कि जो लोगों से मैंने सुना है, माय पेरेंट्स यूज्ड टू लिव हियर बैक इन द 70s, तो जो लोगों से सुना है, जो तस्वीरें देखते हैं, उसमें तो मतलब ये ऐसा लगता है कि जैसे दुबई ने इसको रिप्लेस कर दिया. मतलब काफ़ी यहाँ पर एंटरटेनमेंट थी, खुला माहौल था,
दैट इज स्लाइटली लाइक वो जिस तरह ही बोलते हैं ईरान बिफोर द रेवोल्यूशन के 4 मिनी स्कर्ट में लड़कियों की तस्वीर आज तक वायरल. दैट वाजंट ट्रू. इट्स द सेम विद अफगानिस्तान बिफोर द तालिबान के मतलब 4 तस्वीरें आपने. सो वही कराची की भी 4 तस्वीरें जो हैं. एक फ्रेंच बीच पे तस्वीर है. मैंने तो वो नहीं देखी, मुझे इसके बाद आप दिखाइएगा. नहीं वही चलती हैं. वो एक कन्वर्टेबल जो है वो लिली ब्रिज पे जहाँ कराची सिटी ऑफ लाइट चल रहा है. तो वो तो अभी लेकिन अगर आप उस ज़माने में देखें ना 70s में अगर आप देखें तो मतलब कौन सी सिटी थी मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ कोई एंटरटेनमेंट अवेलेबल थी? देयर वाज नथिंग. बट द लेबर क्लास इन द 70s इन कराची was like slave labor, which is why जो अयूब का रिवॉल्ट हुआ, it started from the labor class जिसका पीपीपी ने फ़ायदा उठाया. तो वो एक बहुत 2 क्लासेस थी. एक क्लास थी जो नाइट क्लब जाती थी, कन्वर्टेबल में जाती थी. वेरी फ्यू पीपल. मासेस की ज़िंदगी और अजाब थी. इट्स लाइक आज बेहतर है. मतलब यस जो अमीर हैं वो तो बहुत अमीर हैं. मतलब अगर आज आप 2 दरिया पे इमार देख लें. मैं देख के आया हूँ. आई मीन अगर मुझे लगा जैसे मैं दुबई में फिर रहा हूँ. सो इफ़ लेट्स से खुदा ना खास्ता कराची बर्बाद हो जाए एंड 20 साल बाद लोग इमार की तस्वीरें डालें कि देखो कराची क्या था. वो मोहल्ला. दैट्स अ फेयर पॉइंट. लेकिन मैं उस हवाले से कह रहा था कि इस पूरे रीजन में मतलब जो जिस तरह की एंटरटेनमेंट दुबई में अवेलेबल है या जो खुला माहौल है वो एक ज़माने में कराची में हुआ करता था. मैं उसमें तो डेफिनेटली चेंज आया है. काबुल में भी था. हाँ आई मीन तेहरान में भी था. तो अब नहीं है ना. वही मुझे लगता है ना कि ये सब किया गया है. मैं तो बहुत अब कंस्पिटोरियली सोचता हूँ. आई एम लाइक ये तो इन्होंने सारी बर्बादियाँ जो है ना उन्होंने एक मंसूबे के तहत की हैं. इसका तो नहीं पता लेकिन बहरहाल अगर आप यू कैन कनेक्ट द डॉट्स देन इट्स फाइन. पेशावर में चर्च की दुकानें होती थी. वो भी तस्वीरें आपने अगर देखी हैं मैंने. तो हिप्पीज जो है वो खुले फिर हिप्पी ट्रेल. आई नो हम बहुत इकोनॉमिक से हट रहे हैं बट दिस आइडिया जो अब हम लोगों ने इंटरनलाइज कर लिया है. आपने अमेरिका में भी देखा होगा विच इज़ द फियर ऑफ द ब्लैक मैन. जो यहाँ पर हमने कलोनियल ट्रोप द फियर ऑफ द ब्राउन मैन. इवन दो ज़्यादा ज़्यादतियाँ गोरे करते थे. हमने वो इंटरनलाइज कर लिया और हमने एक आइडिया बना लिया है कि भाई हम तो रोबोट्स नहीं हैं. पाकिस्तानी मर्द जो हैं लेक्चरस तरीन लोग हैं. बट आई मीन देयर वाज अ टाइम दैट हिप्पीज सड़क पे बैठे हुए होते थे एंड यू वुडंट हियर एनी केसेस ऑफ वाइट वुमेन बीइंग असॉल्टेड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर. जस्ट हमने उनकी जो गेज हमारे ऊपर थी वो इंटरनलाइज करके वी स्टार्टेड सीइंग अस एज हाउ द कलोनियलिस्ट्स सॉ अस. That's definitely an interesting point. इकोनॉमिक्स वापस आ जाते हैं. तो आप कह रहे हैं ये जो पेट्रो डॉलर्स और एआई का इफेक्ट है इससे यूएस इकॉनमी इंसुलेटेड है, प्रोटेक्टेड है. देखिए यूएस इकॉनमी तो इससे इस क्राइसिस में समवॉट इंसुलेटेड है बट इट इज़ क्रिएटिंग पॉलिटिकल प्रेशर. क्योंकि जब ये कीमत गैस की एट द पंप, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि LA में $8 गैलन हुई अभी. तो इसका प्रेशर डेफिनेटली पड़ेगा. पॉलिटिकल इसका प्रेशर पड़ेगा. लेकिन मैं साथ ये भी बात कर रहा हूँ कि जो यूएस की मिलिट्री माइट है या जो डॉलर की डोमिनेंस है उससे इसका ताल्लुक नहीं है फ़िलहाल. अभी अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देखें तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पर यूएस के अंदर. और इसीलिए वहाँ पे इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ्रॉम द वाइट हाउस. दे आर ट्राइंग टू काम मार्केट्स ताकि प्राइस आपने देखा वो नीचे आ रही है. तो बेसिकली मैं ये बात करता. लेकिन जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं आई थिंक हमारे ऊपर तो बहुत ही बुरा असर पड़ने जा रहा है इकोनॉमिकली. अगर आप देखें पिछले दिनों ये कल मेरा ख्याल में कि कल सुबह जो बैरल ऑफ ऑयल की प्राइस थी वो $120 टच की. उससे पहले वो तकरीबन 60 के ऊपर थी. तो आप समझ लें कि जो $10 प्राइस बैरल ऑफ ऑयल के ऊपर जाती है वो पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट या इंपोर्ट बिल में $2 बिलियन का इजाफा करती है. $10 $2 बिलियन का करती है. 2 बिलियन का इजाफा तो करती है. आप कह रहे हैं एक रात में पोटेंशियली 10-12 बिलियन डॉलर का आप देख लेना कि अगर एनुअली अगर 60 से वो 120 चली जाती तो 60 तो कितने हो गए 6 तो $12 बिलियन का आपका इंपोर्ट बिल खड़ा हो जाएगा एक्स्ट्रा. जिस ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने बोला 200 के लिए तैयार हो जाओ.
तो चलें तो फिर मतलब बंद कर दें एक और नहीं बंद तो नहीं करेंगे। बंद- मैं अभी आपके पॉडकास्ट से जाऊंगा और मैं बाइसिकल खरीद के तो फिर मैं घर जाऊंगा। ईवीज का है वैसे, हाँ, आई थिंक नहीं ईवीज है। बाइसिकल सर सेहत के लिए भी अच्छी होगी और थोड़ा ट्रेंडी भी है बाइक चलाना, मैं तो बाइसिकल। आई एम अ फैन ऑफ ईवीज नाउ। अच्छा। आई थिंक ये ईवी बाइक जो है ना हाँ सस्ती भी है, और अगर तो सोलर यूबिक्विटस हो जाता है हाँ पाकिस्तान तो फिर तो आसान भी है, सस्ता यस। भी है। तो बहरहाल शहजाद आप ये देखें ना कि 12 बिलियन को कहाँ से हम फाइनेंस करेंगे हाँ। गिवन द सिचुएशन। अच्छा, फिर जब अगर वो खड़ा हो जाता है तो फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो गिरेगा। जब एक्सचेंज रेट गिरेगा तो हमारी ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स लेस competitive हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स में एक मैसिव इम्पोर्टेड कंपोनेंट होता है। ओके। फिर दूसरा मसला ये होगा कि ये जब आपकी एक्सपोर्ट, मैंने जैसे बताया कि वो लेस competitive हो जाएंगी। और फिर एक चीज़ जिसकी किसी ने बात नहीं की वो है फर्टिलाइज़र प्राइसेस, जिसका फूड इन्फ्लेशन से ताल्लुक़ है। अभी आप देखें कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसके अंदर, इसके बीच में से 35% दुनिया का यूरिया गुजरता है जो कि यूज़ होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं फूड प्रोडक्टिविटी के लिए। फिर अमोनिया सारा बहुत ज़्यादा यहाँ से गुजरता है, सल्फ़र यहाँ से गुजरता है। ये सारे इनपुट्स हैं फर्टिलाइज़र के अंदर। तो अगर फर्टिलाइज़र की प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं पाकिस्तान के अंदर तो आप खुद ही देख लें कि किस तरह की इन्फ्लेशन की सुनामी आने वाली है। कि एक तो पेट्रोल की वजह से वैसे ही इन्फ्लेशन आ रही थी, फिर आपकी फूड इन्फ्लेशन आती है, फिर आपका एक्सचेंज रेट ड्रॉप करता है। तो आई मीन हमारे पॉलिसी मेकर्स को बहुत ही सीरियसली इस क्राइसिस को देखने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस कैन टर्न वेरी अगली वेरी वेरी क्विकली। आप तो कह रहे हैं चूहे मारने की दवा ले लें क्या? मतलब ये तो आपने आपने तो पहाड़ी दी, मतलब ये क्या? ये तो बहुत भाई मैं आई एम सॉरी टू यू नो साउंड सो, क्या कहना चाहिए, सीरियस, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। डूम्सडे प्रेडिक्शन। डूम्सडे प्रेडिक्शन नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तैयारी कर लो। नो, बट बिकॉज व्हाट आई एम रीडिंग इज कि लेट्स से अभी जंग खत्म हो गई, अभी अगर हो गई अभी हो गई फौरन, तो ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑयल 2 साल तक इम्पैक्ट रहेगी। 2 साल तक? हाँ। मैं तो कुछ महीने पढ़ा था। हाँ 2 साल तक। 2 साल तक, बट इवन नॉर्मल रेंज तक जाने में आई थिंक कुछ 4 टाइम से 6 लगेगा, हफ्ते हाँ, लगेंगे। डेफिनेटली। तो यानी 4 से 6 हफ्ते तो हमने करना ही करना है अगर आज जंग खत्म हो गई, जो कि अगर आज खत्म हो गई, प्रोस्पेक्ट्स नहीं लग रहे। मैंने अभी मैं देख रहा था एक एनालिसिस देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि या ये 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी या ये 3 सिनेरियोज थे, 2 हफ्ते, 3 months एंड बियॉन्ड 3 months। तो 2 हफ्ते तो हो चले हैं। ये कौन जीनियस था? या तो 2 हफ्ते में होगी या 3 महीने में होगी या 3 महीने में। ये फाइनेंशियल टाइम्स, तो ये तो सारे ऑप्शन दे दिए उसने। हाँ ये क्या बात नहीं, उसके साथ उसने लिंक किया हुआ था ना कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे। बट कुछ कंडीशंस तो होंगी कि ये हो गया तो नहीं, 3 वो नहीं उसने बताया। तो फिर ये क्या है? उसने ये नहीं मैं बताया। आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि या तो इंडिया 200 करेगी या तो 200 से कम होगा या तो इस 200 से तरह ज़्यादा। तो भाई या तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा या वो हार जाएगा। नहीं, एक्चुअली हमारी तो प्रेडिक्शन जलील होगा जो कि सच होती है इसमें। जो आप कह रहे हैं इम्पोर्ट, क्योंकि हम जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एक इम्पोर्ट कंपोनेंट है। थोड़ी बहुत कोशिश तो की है पिछले कुछ सालों से कि यार एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। एंड जनरली एक राय होती है कि आप अगर करेंसी डी वैल्यू करेंगे तो आपके एक्सपोर्ट्स competitive हो जाएंगे। जो हमारी इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट की, आप कह रहे हैं कि वो इतनी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इवन इन द प्रोडक्शन फेसेस दैट डी वैल्यूएशन का जो एक्सपोर्ट competitive एडवांटेज है वो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और मैं जनरली आई डोंट थिंक कि ये जो डी वैल्यूएशन टू गेन कम्पटिटिवनेस है ना, ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है। मेरा ख्याल है कि वी हैव बीन डूइंग दैट, बहुत सी हम चीज़ें करें लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यू आर बेसिकली, कहते हैं ना कि आप एक ईज़ी वे आउट बनाते हैं अपनी कम्पटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। इससे मीडियम टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको बेसिकली बेटर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्टिविटी ऊपर लेके जानी है, वैल्यू चेन के अंदर जो स्पेक्ट्रम है उसमें आगे जाना है। ये सस्ती बिजली ले लेने से, इंटरेस्ट रेट कम कर देने से, डिवैल्यू कर देने से कोई इसीलिए हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। आई मीन डोंट वी डू द ऑपोजिट दो? जो डायरोनॉमिक्स है वो तो एक्चुअली डिवैल्यू नहीं होने देता, वो तो आर्टिफिशियली लो रखता है। वरना द आइडिया आई थिंक आर्टिफिशियली लो रखना इज़ नेवर अ वेरी गुड स्ट्रेटजी।
बट दैट्स द आई थिंक ऑपोजिट ऑफ आई थिंक वो उससे हमें बड़ा नुकसान भी हुआ. आपको याद होगा जी, 3 जी. साल पहले वी ऑलमोस्ट वी वेंट ओवरबोर्ड बिकॉज ऑफ दैट. तो आर्टिफिशियली मार्केट के थ्रू डिटर्मिनेशन होनी चाहिए एक्सचेंज रेट की, लेकिन आई थिंक उसमें कुछ ना कुछ उसको देखने की ज़रूरत है. ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि आपकी जो करेंसी है वो फ्री फॉल में ना जाए. बिकॉज अगर करेंसी एडजस्ट कर रही है, अगर आपकी एक्सचेंज रेट गिर रहा है बार बार, तो देन दैट्स नो पॉलिसी. तो फिर हम मार्केट को ही दे देते हैं. फिर हमने ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों रखा हुआ है. मेरा एक आखिरी यूएस इकोनॉमी भी सवाल था, पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया, बट बिफोर कमिंग टू दैट, सिंस ये डिस्कशन हो गया है, आपने सोशल डेवलपमेंट भी पढ़ाया, लिबरल आर्ट्स कॉलेज में भी थे आप. अब जो दुनिया देख रहे हैं, एक तो ये दीज आइडियाज़ एंड आइडियल्स दैट वी एस्पाउज लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, वो उनका भी ज़रा नज़र आ रहा है किस तरह इस्तेमाल होते हैं. क्या आपको इकोनॉमिक्स में भी अभी नज़र नहीं आ रहा ऑल दीज आइडियाज़ लाइक फ्री मार्केट? आपने उस आर्टिकल में भी लिखा है इनविजिबल हैंड, ऐसा कुछ नहीं होता. बट ये जो इन्होंने हमें बेचे थे चीज़ें कि जी ये सब झूठ था. सब झूठ था ना. सब झूठ था. ट्रेड बैरियर्स नहीं हो, ये खुला सब करो. झूठ है. ये जब फ्री ट्रेड की मांट्रा थी दुनिया में, मुझे याद है जब मैं यूएस में था तो उसमें वो एक किताब में लिखा हुआ था कि जिन 2 कंट्रीज़ हमसाया मुल्कों में मैकडॉनल्ड्स होता है, वो कभी एक दूसरे से जंग नहीं करती. मतलब दैट वाज अ वेरी क्रैश वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि कैपिटलिज्म जो है ना, वो किस तरह से, या फ्री ट्रेड जो है वो कैसे इंसेंटिव्स को अलाइन करता है. एंड पीपल ओनली वांट ट्रेड, नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर. मतलब प्रॉब्ली लाइक जिन मुल्कों में यूएस बेसेस होते हैं वो आपस में नहीं. Probably. आपका यूएस बेस हाँ. होगा तो मैकडॉनल्ड्स होगा. तो ये फ्री ट्रेड की जो सारी कहानी थी, ये तब तक बड़ी अच्छी रही जब तक वेस्ट और प्राइमरीली यूएस जो था वो चीज़ें बना के अपनी मल्टीनेशनल्स के थ्रू दुनिया को बेच रहा था. जब चाइना मंजर आम पे आया, उसने आके इनको चैलेंज किया, तो वही की वही जो फ्री ट्रेडर्स थे, जो वही की वही जो आपका डिसिप्लिन था इकोनॉमिक्स का, वो अब आपको कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाओ, स्टेट को लेकर के आओ. अब आप देखें टैरिफ्स लग रहे हैं यूएस के अंदर. तो आई थिंक जो भी इकोनॉमिक आइडियाज़ होते हैं ना, वो कभी भी न्यूट्रल या बिनाइन नहीं होते. उनके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल बरसरे पैकार ज़रूर होते हैं. वाह, बड़ी खूबसूरत उर्दू. क्या मतलब होता है इसका? मतलब कि देयर इज़ क्या यानी कि इसका कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. यानी कि जो, जैसे वो कहते हैं ना कि जो आइडियाज़ होते हैं या जो नैरेटिव्स होते हैं, या क्या इसको मैं कहूँगा, जैसे ये इसका मुझे लफ्ज़ अभी वो याद नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या कहूँगा. बहरहाल समझ लें कि जो राइज नैरेटिव होता है ना, बयानिया, वो किसी ने बनाया हुआ होता है, और इसलिए बनाया हुआ होता है कि उनको उससे कोई फ़ायदा पहुँच रहा होता है. इसका एक वर्ड है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इसको क्या कहते हैं. बहरहाल अभी याद आएगा तो आपको बता दूंगा. प्रीटी मच प्रोपेगेंडा, प्रीटी मच मैनिपुलेशन, और क्या है इसका वो. ये आई थिंक वही जब हम ब्रेन वॉशिंग की बातें करते हैं ना, लोग लगता है बड़ी सिंपल बात है कि वो आप अमेरिका लैंड करेंगे और बोलेंगे अमेरिका वेरी गुड एंड यूल नो. बट अगर आप एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो फिर लेकर आते हैं मंत्रा, वो फिर रिपीट करते हैं, फिर वो सारे पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ जाते हैं, वो पॉलिसी मैं शहजाद आपको एग्जांपल देता हूँ. मतलब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज़ बनाई हैं कि ये जो वॉर, ऑस्टेरिटी और व्हाट हैव यू, इसको कैसे डील करना है. अच्छा, इसमें ना एक, सिंस यू आर अ डिसर्निंग इंडिविजुअल, मैं एक आपको बात बताऊंगा और आपके थ्रू आई थिंक योर ऑडियंस विल आल्सो अप्रिशिएट दिस. अभी हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, वो बेसिक ये पॉलिसी है कि हम प्राइस मैकेनिज़्म के थ्रू इस चीज़ को एड्रेस करेंगे. मीनिंग टू से कि अगर दुनिया में 50 रुपये ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो हम फौरी तौर पर 50 रुपये बढ़ा देंगे. 70 रुपये बढ़ेगी, हम 70 रुपये बढ़ा देंगे. तो इससे होगा क्या कि जब पेट्रोल महंगा होना शुरू हो जाएगा ना, तो लोग उसकी यूज़ कम कर देंगे. देखें ना आप, एक जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस. लेकिन प्रॉब्लम, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है कि जो पेट्रोल है या फ्यूल जो है, इट इज़ एन इनइलास्टिक गुड. इसकी बहुत सी जगहों पे ऊपर और भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी तो नहीं है हमारे पास, तो नहीं है ना, मतलब मोटर बाइक तो चलानी है. दैट मेक्स इट वर्स फॉर अस. तो वो इनइलास्टिक है. तो इसका प्रॉब्लम ये है कि आप ज़्यादा चार्ज भी करेंगे तो फिस्कल साइड से आप प्रोटेक्ट रहोगे, लेकिन आपका जो क्वांटम है ना, क्वांटम जो आप इंपोर्ट, जिसकी हमने भी बात की कि भाई $10 बढ़ता है तो 2 बिलियन ऐड हो जाता है, वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. वही जो हमने पहले बात की थी. तो इसका जो सोल्यूशन है ना, वो है राशनिंग.
rationing इसका solution है, which is what Bangladesh did. which doing right now, which is what other countries, Australia is doing right now. I mean, they are rationing gas in India right now. हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर एलर्जिक टू दिस वर्ड राशनिंग, क्योंकि इसके ना मे बी इसके कोई लेफ्टिस्ट इसके ओवरटोन्स हैं. वो कहते हैं नहीं नहीं, ये उनको इदारों को पसंद नहीं आए, जो बाहर के इदारे हैं उनको ये पसंद नहीं आएगी ये बात राशनिंग. बट मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अगर ये आगे चला, ये क्राइसिस बियॉन्ड 3 weeks, देयर इज़ नो अदर वे टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी अदर दैन rationing फ्यूल एट द पेट्रोल पंप. आई थिंक हम ना बिल्कुल ये हर चीज़ छूट बताते हैं. हम कहते हैं कि भाई ये लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेते क्योंकि ये 5 साल के लिए आते हैं. मुझे लगता है बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इनको पता है कि हम अगर कोई मुश्किल डिसीजन लेंगे तो यही इस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत गिरा देगी. विच इज़ वाई नो गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ टेक्स दिस डिसीजन. इवन अगर आप अभी शहबाज शरीफ के साथ बैठे हों और आप बोले कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई ना कोई उनके कान में आके बोलेगा सर ऐ कितना है तो गवर्नमेंट गई. हाँ, मेरा ख्याल है वो डेफिनेटली एक कंसिडरेशन होती है. हमेशा वही कंसिडरेशन होती है. बिकॉज ये जो टर्म मुझे तो ये अच्छी लगी कि वर्क फ्रॉम होम करो, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बंद करो, विल नॉट हेल्प. नहीं, इट विल हेल्प. लेकिन मैं बात ये अच्छी चीज़ें हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग. मेरा ख्याल है दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग. लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर ये 3 हफ्ते से आगे गया तो राशनिंग आपको अपनी जो क्वांटिटी है ना उसको कटेल करना है. प्राइस ऊपर बढ़ाने से ये कटेल नहीं होगी, बिकॉज द डिमांड इज़ इनइलास्टिक. मैं ये बात कर रहा हूँ. बट क्वांटिटी, सो आई डोंट नो इफ़ यू हैव द नंबर्स एट द टॉप ऑफ योर माइंड व्हेन वी से क्वांटिटी फॉर पाकिस्तान. चलिए, एक तो ये राशनिंग शहजाद 2 लीटर से ज़्यादा नहीं पंप में भरवा सकता, 5 लीटर दे देते हैं इन्हें जो भी. एक तो वो राशनिंग. बट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान डिमांड्स, यू हैव द नंबर्स कि कितना पेट्रोलियम हमारा ट्रैफिक में जाता है, कितना पेट्रोलियम हमारा इंडस्ट्री में जाता है. कुछ जो इंडस्ट्री में जा रहा है अब वो तो आपने देना ही देना है ना. वो तो देना ही देना है, क्योंकि वो जॉब्स प्रोड्यूस करता है आपके लिए. उनको बल्कि उनको दें, क्योंकि ये आपने देखा ना हमारी आप ये देखें हमारे मुल्क में एक चीज़ हुआ करती CNG. हर कोने के ऊपर, थैंक यू मुशर्रफ, हर कोने पे एक CNG पंप होता था. मेरे अपने पास एक CNG फिटेड सुजुकी गाड़ी थी. हमने 10 साल में वो सारी गैस हमने जला दी. वी शुड हैव गिवन दैट टू इंडस्ट्री, ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन होती, हम एक्सपोर्ट करते, जॉब्स क्रिएट होती. तो ये जो पॉलिसीज़ का आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमीज़ को आगे चलाने के लिए. तो आई थिंक गुड पॉलिसीज़ आर ऑलवेज नीडेड एंड गुड पॉलिसीज़ आर रिक्वायर्ड इवन राइट नाउ. आई एम ग्लैड यू सेड इट. मुझे इतना एंटी मुशर्रफ लेबल किया गया है फॉर सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग कि यू थिंक यार ज़िंदगी कितनी बेहतर थी. मुझे भी वो टाइम बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरे पास कोरे थी, कोरे में CNG थी, मेरे पास ऑल्टो थी. जिस दोस्त को जहाँ उठाना है आपने जाना है, नॉन स्टॉप गाड़ी चलती थी, आपने जाना है क्लिफ्टन, आप जाओगे, मैं PCHS में रहता हूँ, बलोच कॉलोनी से दोस्त को उठाओगे, फिर आप कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन. सो यू रिमेंबर इट एज अ गुड टाइम. बट नाउ यू सी कि भाई एक तरफ आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने बैंक्स को खुला खाता दिया हुआ था कि ऑटो लोन देते जाओ. मेरे दोस्त बैंक में काम करते थे, दे सेड NIC के अलावा कुछ नहीं चाहिए, सैलरी कुछ नहीं चाहिए. 30,000 की सैलरी है, 20,000 के ऑटो लोन पे गाड़ी मिल रही है. आपने गाड़ियाँ भर दी, कोई ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं. पीपल वर लाइक ज़बरदस्त. मैं बाइक चलाता था, आज मेरे पास ऑल्टो है, ऑल्टो में CNG. बट लॉन्ग टर्म आपने वो सारी यूज़ अप कर ली. आपको उसको इंडस्ट्री को देना चाहिए था, ताकि हम हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं बिल्कुल स्टैग्नेट कर गई हैं. तो बहरहाल ये बात वही थी कि गुड पॉलिसीज़ का कोई जो है ना अल्टरनेटिव नहीं है. हमने फर्टिलाइज़र की भी बात की, हमने फूड इन्फ्लेशन की बात की. एक चीज़ मेरा ख्याल है जो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, पिछले दिनों से ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान में पावर्टी बढ़ रही है, जॉबलेसनेस ज़्यादा हो रही है, और कैलोरी इनटेक जो है पाकिस्तानियों की वो 6 साल में लोएस्ट लेवल के ऊपर है. अभी तो और कम हो जाती है. मैं भी हूँ. फूड इन्फ्लेशन, रिमेंबर फूड इन्फ्लेशन जो मुझे निकाल डेटा सेट से मुझे निकाल दे तो एवरेज और यू आर एन आउटलायर. मैं बढ़ा रहा हूँ. मैं तो आपको लग रहा है ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुल्क के खातिर आप एवरेज ऊपर कर रहे हैं. एवरेज ऊपर कर रहा हूँ. अच्छा. लेकिन आपको पता है ना कि जब जो अच्छे स्टेटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स के लोग होते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप जैसे आउटलायर्स को निकाल दिया जाए, तो हम आपको आउटलायर के तौर पर निकाल रहे हैं.
तो मैं ये कह रहा था कि अब फिर वो फूड बढ़ने का खदशा है। और यहाँ पे मैं एक बात ये कहूँगा जो मैंने पहले भी कही है, और शायद आई विल गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर सेइंग दिस, लेकिन आपके प्रोग्राम पे ये कहा जा सकता है। एक तो मैं फेमस हो गया हूँ कि देखो गालियाँ खानी है तो शहजाद है ना। शहजाद है ना, इन्होंने मुझे कहा था। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि आपके जो ये पावर्टी ऊपर जा रही है, फूड इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगी, जॉबलेसनेस है, ये सारी चीज़ें, तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना जी, इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। एक तो इसको लेकर के आएँ इन लाइन विद जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हो रही है, और दूसरा इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक फ्यूल कार्ड का भी इजरा करें। मतलब उन लोगों ने भी, जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी बाइक्स चलानी है, उन्होंने भी जॉब्स के ऊपर जाना है, एंड फ्यूल इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर बजट। तो ये मैंने पहले भी एक दफ़ा ये तजवीज़ दी थी कि सिर्फ जो BISP के क्लाइंट्स हैं, और ये अब हुकूमत का काम है कि वो ये इंश्योर करें कि जिसको पैसे मिल रहे हैं वो वाकई डिज़र्विंग है या नहीं। वी हैव मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। हमारे पास नादरा का डेटा है, हमारे पास बिस्प का डेटा है, हमारे पास नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, आपके पास ये डेटा मौजूद है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी है, फ़ोन के बिल हैं, FIA आपको बता देगी, बाहर कौन, सबको ट्रायंगुलेट करें। और उन लोगों को तो वी मस्ट लुक आफ्टर उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा इस ये जो आने वाला बहरान है जिसमें ये इम्पैक्ट होंगे। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कहना, मेरे लिए। इसमें कौन आपको बुरा बोलेगा? ये तो आई थिंक एवरीबॉडी नहीं, हूज़ अ बिट इंटेलिजेंट वो- agrees के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स वर्क। What intelligent person has an you issue would be with it? surprised, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये तो आप लोगों को डिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो जिनको दे रहे हैं उनको देते चले जा रहे हैं। भाई ये जो है ना, ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम नहीं है, ये एक सोशल सेफ्टी नेट है, ताकि जो हमारे मुल्क में गरीब लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, वो एंड में बेचारे इस लेवल के मजबूर ना हो जाएं कि वो कुछ करें। Like I said, any intelligent person would Right. not have an issue. Right. So, आप $1 billion का या whatever इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाते हैं, वो किसी को सब्सिडी नहीं नज़र आती। मेट्रो बस वाले को सब्सिडी मिले तो वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। मेट्रो वाली आपको नज़र आती है, फिर आप मतलब जो लोगों, मतलब लोग कहते हैं कि जो ये मेट्रो बस जैसे चलती है ना लाहौर में, उस पर या बाकी शहरों में रहती है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, व्हाट हैव यू, कहते हैं कि देखें इसको तो ये तो प्रॉफिट जनरेट नहीं करती। भाई वो क्यों प्रॉफिट जनरेट करे? मतलब वो क्यों, वाई डज, जो गरीब लोग जो चीज़ यूज़ करें वो प्रॉफिट क्यों जनरेट करे? आपकी SOEs क्यों ना प्रॉफिट जनरेट करें? तो ये भी तो हमारे सिटीजन्स हैं ना, तो उनका भी तो कुछ राइट है। तो BISP मुझे इसलिए पसंद है पाकिस्तान में कि यहाँ पर हमने 70, 75, 80 साल में गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये एक चीज़ है जो कि अच्छा प्रोग्राम है और उसको अच्छी तरीके से चलाने की ज़रूरत है। नहीं तो डिफेंस राया में जो रोड ले डाउन होता है वो क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहा है? DHA फेज़ 8, फेज़ 6, फेज़ 7 के जो रोड बने हैं वो कितने के बने हैं? आप जब उन पे गाड़ी चलाते हैं आपको रियलाइज़ नहीं होता ये भी एक पब्लिक सर्विस है ना, एक पब्लिक गुड है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। बट इट्स अ पब्लिक गुड, ऑफ कोर्स, मतलब यू डोंट वांट टू लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लोग डेस्परेशन की इंतहा पे पहुँचे हुए हों, तो आप वहाँ भी तो रहना चाहते हैं ना। तो वो आपको प्रॉफिट नहीं जनरेट करे। नहीं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट जनरेट करके देने की, वो आपको नजर आप नहीं उसको आता। क्रॉस सब्सिडाइज करें। बट यू डोंट लाइक दीस पीपल डोंट सी इट बिकॉज ये वो- उनके फायदे की चीज़ है। वो लोग आपको नज़र नहीं आते, उनकी ज़िंदगियाँ आपकी ज़िंदगियाँ नहीं हैं, उनके कंसर्न्स आपके कंसर्न्स नहीं हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। एंड इट्स द सेम जो मैंने अमेरिका में भी बोला था कि फॉक्स न्यूज़ वाले कितना लेज़र फोकस करते हैं कि ये एक औरत है जिसने झूठ बोला ये व्हीलचेयर पे और उसने फूड स्टैम्प्स में कर लिया। ये आपको पता है ना कि ये प्रेसिडेंट रेगन ने सबसे पहले उसको वो कहता था वेलफेयर क्वींस, उसने सबसे पहले ये बात शुरू की। एंड यू रिमेंबर कि प्रेसिडेंट रेगन और थैचर इन्होंने ये लेकर के आए ना दुनिया में ये नियो लिबरलिज्म का जो सारा सिलसिला था जिसमें फ्री ट्रेड एक बहुत बड़ा जिसका एक पिलर था, जिसको अब वो खुद ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है बिकॉज नाउ दे कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। सो वो इसी तरह है कि भाई बिस्प में करप्शन होती है, ठीक कर दो, कोई नहीं कह हु रहा, स्टॉपिंग यू, बट इतना फोकस ऑन पिल्फरेज इन बिस्प, जबकि तो ठीक तो होना चाहिए, वो तो हम जबकि मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। द इनएफिशिएंसी ऑफ अ पॉलिसी इज नॉट क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी इटसेल्फ। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ शहजाद के यहाँ पर कोई मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी भी एक होना चाहिए, एक लाइफ लाइन फ्री होनी चाहिए फॉर पीपल। मतलब अगर आप
बिल नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट कम से कम आपको 150 यूनिट्स दे के आपका पंखा और लाइट चल जाए. इफ़ यू कैनॉट पे एनीथिंग फॉर एग्जांपल, तो इतना देना चाहिए. हाँ, आई थिंक वो जो आप फ्यूल कार्ड भी इमरजेंसी मेजर्स बोल रहे हैं इन जनरल, आई नो अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो लॉन्ग टर्म है. आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ दिस फ्यूल कार्ड्स एंड सेहत कार्ड्स, एजुकेशन कार्ड, हर चीज़ में हम उसको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत कोशिश करते हैं. फ्यूल कार्ड क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबका हक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके पास अभी तो नहीं है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ. आई एग्री विद यू. वरना तो यस वी शुड इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. माय इशू विद द सेहत कार्ड प्रोग्राम इज दिस कि यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने चाहिए. सेहत कार्ड में जाके आगा खान में क्यों यूज़ करूँ मैं जाके, राइट? इट शुड बी अ पब्लिक सर्विस गुड फॉर एवरी सिंगल पर्सन. बट हम लोग उल्टा सोचते हैं. सर, पाकिस्तान इकॉनमी की यानी आप कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, तो क्या मैं क्या करूं, एक नॉर्मल इंसान इस वक्त क्या करे? सर, पाकिस्तान इकॉनमी का अगर देखें तो उसकी ना एक इट्स लाइक अ कैलेडोस्कोप. अगर अमीर लोग देखें तो कुछ और रंग नज़र आता है, अगर गरीब लोग देखें तो कुछ और रंग नज़र आता है. तो अगर आप एक जनरल इंसान के तौर पे देखें तो कुछ इस क्राइसिस से पहले आप कह सकते हैं कि देयर वाज सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इज़ ऑलवेज रिलेटिव, और वो स्टेबिलिटी थी रिलेटिव टू 3 years अगो. लेकिन मैंने उसको नाम दिया था अनस्टेबल स्टेबिलिटी. वो स्टेबिलिटी तो है लेकिन इट्स वेरी प्रिकेरियस. कोई शॉक आया तो ये हिल जाएगी. देखिए अभी एक शॉक आया है तो हम बिल्कुल करीब हैं टू वेरी बैड नेगेटिव इकोनॉमिक आउटकम्स. लेकिन अगर आप गरीब लोगों की पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे गुर्बत बढ़ रही है, यहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ पर कैलोरी इनटेक लोगों की कम हो रही है. तो डिपेंड करता है कौन उसको देख रहा है. लेकिन तो अब किसके पर्सपेक्टिव से आप बात करना चाहते हैं? बट ये तो हर पर्सपेक्टिव से. अभी हमने आतिफ मियां के साथ भी पॉडकास्ट की थी जिसमें उन्होंने पूरा ले डाउन किया था कि जो स्टेबिलिटी है ये एक मिराज है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी से नहीं आई. ये आपने नंबर फजिंग करके ऊपर नीचे कर यहाँ से पैसे लेकर वहाँ से पैसे लेकर. मैं जैसे कह रहा हूँ कि रिलेटिव है टू 3 years अगो. श्योर. तो इवन इन लोगों के लिए, राइट, जिन लोगों के लिए हमारी इकॉनमी वर्क करती है, अगर तो डिफिसिट बढ़ता है, अगर तो ऑयल की प्राइस बढ़ती है, तो फिर आपकी जो सो कॉल्ड अपर मिडिल क्लास है वो भी ख़त्म हो जाएगी. तो अच्छा है कि सब बराबर हो जाएंगे, फिर सबके लिए पॉलिसी एक जैसी बना करेगी, अमीर और गरीब का फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा. देखिए ना, आप थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली देखा करें चीज़ों को. लेकिन ये चीज़ है शहजाद कि ये जो अनस्टेबल स्टेबिलिटी थी, आई थिंक इसमें थोड़ा सा आप क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को जिन्होंने इसको स्टेबलाइज किया है. क्योंकि जो हालात 3 साल पहले थे, वी वर दिस क्लोज टू डिफ़ॉल्टिंग. तो वहाँ से यहाँ तक लेकर के आना चलें, थोड़ा सा तो इनको 100 में से 40 नंबर तो देने चाहिए. बट आई मीन, क्या इन्होंने कुछ जीनियस काम किया है? जो देखिए काम तो किया है ना. नहीं, बट अगर सैलरी क्लास पे आपका टैक्स ज़्यादा हो गया, आप ठीक है, टैक्स हमने बढ़ाना है, आप टैक्स नेट वाइडन करें, आप Exactly. पॉलिसी लाएं, मैं आपको क्रेडिट दूं. मतलब ट्रेडर्स को लेकर आएँ टैक्स नेट में, एग्रीकल्चर को लाएं, रियल एस्टेट को लाएं. तो मिफ्ता इस्माइल ने वो एक नॉन यूटिलाइजेशन टैक्स रियल एस्टेट पे लगाया था, वो नहीं चला. नहीं चलने ट्रेडर्स पे करने की कोशिश की, उसकी एक वजह ट्वीट पता है आ गया. आपको? जाहिर बात है, सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी हमारी कौन सी है पाकिस्तान में? नहीं, पॉलिटिकल जो हमारे होते हैं ना वेरिएबल्स, दे कम इनटू प्ले वेरी क्विकली. सो अगर तो ये कुछ करते तो मैं क्रेडिट देता. अब हर साल एफबीआर जो केक काटता है कि हमने टैक्स बढ़, हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई है, क्योंकि हर साल आपकी क्रिएटिविटी से नहीं नंबर जा रहा, वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जितना टैक्स करें वो हर साल बढ़ना ही बढ़ना है. एग्जैक्टली. ये केक काटने वाली बात नहीं है. तो आई कांट थिंक ऑफ वन क्रिएटिव थिंग दैट वाज डन. वेल, आप यस, मतलब आप यही देखें ना कि इट्स मोर ऑफ द सेम. मतलब हमें प्ले बुक एक दे दी जाती है कि ये इसमें आप चेक करना शुरू कर दें, जो है वो ये रोक दो, ये रोक दो, ये रोक दो, इसको पकड़ लो. तो एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, इकॉनमी स्टेबल है, बट वो एक स्टेसिस, एक उसमें डायनामिज्म ख़त्म हो जाता है उस इकॉनमी में. एंड देन व्हेन द पीपल इन पावर कम टू अस एंड से बहुत मुश्किल वक्त है, वहाँ पे बोझ बढ़ना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी. और तो वो उन्हीं लोगों पे बोझ पड़ता है जिन पे पहले से पड़ रहा होता है. साथ खबर आती है कि 2 जहाज़ खरीदे गए हैं
देन यूर लाइक मैं किस बात का आप लोगों को क्रेडिट दूँ, आपकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो कम नहीं हो रही, ब्यूरोक्रेट्स को जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एंड देन यूर टेलिंग मी कि हमने मुल्क को बचाया है। कितना मुश्किल काम है कि भाई जो इन्फ्लेशन हो रही है आवाम दे दे उसके पैसे, बिजली के बिल बढ़ा दो, जो सैलरी क्लास दे रही है वो बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो किस बात का क्रेडिट इनको दिया जाए? इवन सो जो डिफ़ॉल्ट की आप बात कर रहे हैं, व्हाट पुश्ड अस क्लोजर टू दैट डिफ़ॉल्ट वाज इमरान खान फ्यूल सब्सिडी। आपने पहले दिन आकर रिवर्स की? नहीं, आपने 3 महीने लगाए उसको रिवर्स करने में। आई थिंक ठीक है, आई थिंक आई वुड एग्री विद दैट एनालिसिस, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस ज़माने में एक बहुत ही सिवियर किस्म की पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टनिटी आ गई। यू चोज पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ओवर, देन डोंट कम टू मी एंड से हमने मुल्क बचाया है। आप मेरी बात तो सुन लेना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक तो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी आ गई जी। और जब भी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी आती है किसी भी सोसाइटी में, उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका फोकस हट जाता है इकोनॉमी के ऊपर से। दे आर ओनली देयर टू सर्वाइव, भी अपना काम बचा लो, नंबर वन। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दो टफ डिसीजंस दैट यू नीड टू टेक इन ऑर्डर फॉर यू टू गो थ्रू अ क्राइसिस, वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता बिकॉज उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है, जो आपका पॉइंट है। मैं आपको बुलाऊं बोलूं मैं शहबाज शरीफ हर कॉस्ट देने के लिए तैयार हूं, जाते जाते मैं अपने आप को बचाना चाहता, अपने आप को नहीं बचाना चाहता, मुझे पता है मैं तो कभी नहीं इलेक्ट होऊंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। डॉक्टर अकदस, मुझे बताएं मैं अगली 10 चीज़ें क्या करूं रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल कॉस्ट, जिससे पाकिस्तान या हमारी इकॉनमी बच जाए इन ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। देखिए सबसे पहले तो, अच्छा मैं अभी शहबाज शरीफ हूँ? नहीं, मैं हूँ। अच्छा आप हैं? हाँ भाई सबसे पहले तो आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाए। यही मसला होता है, लोग हाँ। अपनी नौकरी में पीछे होते हैं। तो क्या मतलब आपका ख्याल है मैं ऐसे ही आ गया हूँ हाँ, आपके और क्या? पॉडकास्ट पे? और फ्री में फ्री में यानी कि फ्री यार में अब एडवाइस हमें भी कुछ देना आप इसमें। सर जिनको देखिए, फॉरेन तीन- करेंसी तीन- मिल रही हो तीन- उनको पीकेआर क्या देंगे हम? 3-4 चीज़ें जो आपको देखने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है, वेरी वेरी मैंने इसमें हमने बात की। पहली तो चीज़ है कि वी नीड टू मेक ये जो बिस्प का सिस्टम है इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी बनाएं, लेकिन इसके अंदर इनोवेशंस लेकर के आए। अगर फ्यूल की कॉस्ट ऊपर जा रही है तो एक फ्यूल कार्ड मिलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी, और माइंड यू इलेक्ट्रिसिटी मज़ीद महंगी होगी क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो तेल जला के बनती है ना भाई, तो वो और ऊपर चली जाएगी और आपका जो एनर्जी सेक्टर का डेफिसिट है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है चोरी बढ़ जाती है। कहाँ से पैसे निकालें ये, अगर ये आवाम को देने हैं? ये उन लोगों से पैसे निकालें जो कि बहुत ही आराम और आसाइश के साथ इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सारी जो चीज़ें हम इंजॉय करते हैं, लेकिन अपना फेयर शेयर नहीं देते थ्रू टैक्सेशन। हाउ डू आई इंक्रीज व्हाट, वेल्थ टैक्स, नहीं, प्रोग्रेसिव टैक्स, आप क्या करूं? आप उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर के आएँ जो अभी टैक्स नहीं दे रहे, दुकानदार, ट्रेडर्स, वहाँ से शुरू कर लें। अभी तक क्यों शुरू नहीं कर रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सो ट्रेडर्स पे टैक्स लगाया जाए, लगना चाहिए। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया जाए। एग्रीकल्चर में प्रॉफिट मेकिंग किसान के ऊपर नहीं, हाँ ऑफ कोर्स, जो मिडल मैन है उनके ऊपर, दे आर मेकिंग ऑल द प्रॉफिट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम पे आफ्टर अ सर्टेन इनकम अमाउंट, जब प्रॉफिट मेकिंग होती उसके ऊपर कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, वो प्रॉफिट मेकिंग पे टैक्स होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के ऊपर कोई पोल टैक्स लगा दो कि भाई तुम्हारे घर में 4 लोग हैं तो इतना तुम दोगे। नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बेसिकली जो नॉर्मल कॉर्पोरेशन रूल्स हैं, राइट, मतलब आप अपना टैक्स नेट को वाइडन करें। ठीक है, जो आप ये सेल्स टैक्स और ये सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनका बैलेंस चेंज करें टुवर्ड्स इनकम टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो जितना पैसा बना रहा है ज़्यादा लोगों को उसके अंदर लेकर आए। रेवेन्यू तो ये हो गया, अपने अखराजात कम करें। जो आपने बात की ना कि देयर टू साइड्स इफ़ यू वांट टू हैव अ फिस्कल बैलेंस, एक तो रेवेन्यू साइड है, एक एक्सपेंडिचर साइड भी है। Why are we not addressing the expenditure side? Why are we doing all these शाह खर्चियाँ? इसको बंद करें। मतलब मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको बंद करना। बिस्प की हमने बात की, राशनिंग का एक डुएबल प्लान बनाएं कि अगर ये क्राइसिस एक ख़ास हद से आगे चला जाता है तो आर वी प्रिपेयर्ड टू एड्रेस दैट क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ इज इट डूएबल? अगर मैं 5 लीटर अनाउंस करता हूँ, राइट, नहीं 5 लीटर है, आप जब जाएंगे पेट्रोल पंप पे आपको एक रिसीट मिलेगी, उस पर वो
डेट एंड टाइम लिखा होगा। जब भी आप कहीं और पेट्रोल डलवाने जाएंगे आपको रिसीट प्रोड्यूस करनी है, रिसीट कि पिछली दफ़ा कब पेट्रोल डलवाया था, उसके बगैर आपको पेट्रोल दोबारा नहीं मिलेगा। और उसके डेज़ होंगे कि 5 लीटर आप 3 दिन के बाद डलवा सकते हैं या 2 दिन के बाद डलवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, ये ऐसे बांग्लादेश में ऐसे कर रहे हैं। अमान, एक बाइक 5 लीटर पे कितनी जाती है? यार कोई नंबर बता दो। 1 लीटर में 70 किलोमीटर था ना। जौहर से डिफेंस आने में कितने लीटर? 2 लीटर लगते हैं, 1 लीटर लगता है। सो आप आना जाना 4 3 दिन तो हो गए ना। नहीं, 3 दिन में 6 चाहिए होंगे लीटर। चलें 6 दिन, आप 6 लीटर करते हैं 3 दिन के लिए। आपने ये बहुत फ्लेक्सिबल प्लान है। एग्जैक्ट बताया हुआ है कि जौहर से डिफेंस वाले ही कर सके, हाँ। मैमार वाले तो मर जाए। हाँ, ये तो देखें ना, आई एम जस्ट गिविंग यू, मैं जस्ट प्रैक्टिकली बस हाँ, सोच रहा हूँ, बिकॉज अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होती तो ये डिबेट्स ही नहीं होती। एग्जैक्टली। तो ये इट्स वेरी डूएबल। तो इसका प्लान ज़रूर बनना चाहिए, बिकॉज अगर हमारा क्वांटम ऊपर जाता गया, इम्पोर्ट पे जाता गया, तो देन वी आर इन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि उससे फिर एक विशस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आपका जब एक्सचेंज रेट कोलैप्स करेगा, 350 पे चला जाएगा रुपी, फिर हर चीज़ महंगी होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए अभी तैयारी करें। ऑलरेडी मुझे लोग मुल्क दुश्मन बोलना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं सवाल फिर पूछ ही लेता हूँ, ख़रीद लूँ डॉलर? आप, मेरी एडवाइस ये होती है कि कभी भी डॉलर ना ख़रीदें, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पेट्रियट हूँ। लेकिन अगर मैं पेट्रियट ना होता तो यस, डॉलर आजकल ऊपर जा रहा है। अगर आपको मिले तो मुझे भी बताएं। डॉलर नहीं मिल रहा? मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी अवेलेबल होगा। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, डॉलर गोल्ड, या खैर डॉलर और गोल्ड ही ऑप्शन है। अगर पैसे हैं तो डॉलर या गोल्ड। बिटकॉइन बिल्कुल ना ख़रीदें, ये Number गलती one. कर चुका हूँ मैं। अच्छा। हाँ। और गोल्ड मेरा ख्याल है कि शायद ऑलरेडी पीक कर चुका है। और जनरली मैंने जो देखा है कि डॉलर और गोल्ड ना ऑपोजिट डायरेक्शंस, थोड़ा सा ऑपोजिट इनका ट्रेंड होता है। तो अभी डॉलर फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ है फॉर वट एवर रीज़न। डॉलर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल मतलब मैं इस पे कोई ये तो नहीं कहूँगा ये, नॉट, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। हाँ, मैं फाइनेंशियल This एडवाइस is नहीं not दे रहा। कल को financial आपका advice. नुकसान हो जाए, आप मुझे पकड़ लें। माशाल्लाह मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जिसमें मेरा नुकसान ना हुआ हो। मैं समझे आप कहेंगे कि माशाल्लाह कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ किसी वही इन्वेस्टमेंट में। वही कह रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट में मैंने 2 लाख डाले, 4 लाख का शहजाद, नुकसान हो गया। आप ये जो है क्या ना, हुआ? मैं आपको बताता हूँ, आप एक जो आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप एक फूड ट्रक क्यों नहीं बनाते? मुझे बड़ा शौक है। हाँ, मुझे भी बहुत शौक है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अंदर गर्मी लगेगी सारा दिन। तो अब ये इस तरह की बातें ना करें आप। आपका जो फूड ट्रक होगा सिर्फ अच्छे मौसम के लिए होगा, फॉर 3 मंथ्स। अब ये लगता है कि मुझे अंदर बहुत गर्मी लगेगी सारा दिन, बट मुझे शौक बहुत है हाँ, फूड फूड ट्रक ट्रक का, है ना, ऐसे food मजे का। मजे के, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। आई रियली लाइक हाँ, द that would आइडिया be ऑफ अ fun. फूड ट्रक। या आई थिंक मेरा, अगर तो मैं कोई क्रैक कर लूँ प्रोडक्ट, हाँ, आई लव टू लाइक फ्रेंचाइज इट, कि यू नो मेरे मल्टीपल फूड ट्रक्स हैं। अब तक कोई ऐसा प्रोडक्ट मेरे जहन में आया नहीं जो मुझे, मैं आपको बताता हूँ, अंडा क्या? शामी बर्गर का आप बना बट सकते वो हैं। सब बना रहे हैं ना, इट अच्छा, नीड्स टू बी समथिंग बट देन लाइक, यू कैन पुट सम एवोकाडोज इन इट। बस वे बर्गरों को खुश करने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए। नहीं, बट ट्रक से महंगे एवोकाडो होंगे। सो मेनी पीपल हैव ट्राइड दैट हलाल गाइस थिंग, बट अच्छा। आई थिंक वो पाकिस्तान में कुछ इतनी चीज़ें मिलती हैं, वो नॉवल नहीं लगता लोगों को शायद। हलाल गाइस कौन से? जो न्यूयॉर्क में हलाल अच्छा, गाइस जो famous- ट्रक्स होते हैं, yes, ओके, yes. एनवाईसी में, So ओके। many people have tried to do like a अच्छा। Pakistani halal guys, but But then we have, we have too much. I Right. think we have too much happening. I thought Chipotle would be phenomenal for Pakistan, but वो भी जिसने ट्राई किया है फेल किया है। अच्छा अच्छा। तो I learned from How the about some- failures of others. How about some chicken corn soup? सिंपल, अवाम उसको पसंद है। तो आप क्या करोगे बाकी 4 महीने के अलावा, क्या करोगे ट्रक का? हाँ, ये भी है। उसमें आप मतलब वो चला सकते हैं बच्चों की स्कूल वैन। वैसे हम ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी नहीं सोचते हैं, ये दुनिया भर में जो होता है पार्क, Right. स्टॉप एंड गोज के, आप पार्क करो गाड़ी, वहाँ से फिर अच्छा, वैसे हम थोड़ा सा वी आर बीइंग फैसिशियस अबाउट इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, अभी वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए थे, अजय बंगा, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन, मेरा ख्याल पे वो बोल के गए हैं कि 3 to 5 मिलियन जॉब्स का शायद वो बोल के गए हैं कि पाकिस्तान में ईयरली हमें चाहिए फॉर द नेक्स्ट 10 years। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है जॉब क्रिएशन का, जो कि हमारी इकॉनमी गिवन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और जो दुनिया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था डॉन में पिछले दिनों,
आई थिंक बीना शाह ने लिखा था, उन्होंने बताया कि कैसे जो वेस्ट के दरवाजे हैं वो हम लोगों की इमिग्रेशन के लिए बंद हो गए हैं हर जगह। तो जो भी आप कर लें, आपके यंग लोग जो हैं 99% कहीं नहीं जा सकते। तो आई थिंक इट्स प्रॉबेबली वेरी गुड फॉर देम टू स्टार्ट लुकिंग एट डेवलपिंग देयर ओन एंटरप्रेन्योरियल सेटअप्स, इस तरह के फूड ट्रक्स या इस तरह की इनोवेटिव सॉल्यूशंस, क्योंकि सीएसएस हर कोई नहीं कर सकेगा। खाने के पैसे नहीं है तो मेरे टाको कौन खाएगा? नहीं मतलब आवाकाडो टाको कौन खरीदेगा? आवाकाडो ना डालें ना आप, उसमें चने तो डाल दें। आपने आवाकाडो बन कबाब तो मैं बना ऐसे रहे मजाक थे। कर रहा था आपके साथ। नहीं, बट डू यू फील दैट दिस पॉडकास्ट इज द बैंड ऑन द टाइटैनिक राइट नाउ? यस यस एब्सोल्युटली। कुछ तो अच्छी खबर दे दें यार, कुछ तो हमारा अच्छा चल। नहीं, बट यू आर राइट कि हमारे एक अच्छी खबर है अच्छा कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान हॉकी का फ़ैन हूँ। ये वही बात है कि मैं अगर किसी दोस्त को बोलूँ आज किसी लड़की का डीएम है कॉलेज में, मुझे आप देखते तो पाकिस्तान हॉकी जो सक्सेसिव वर्ल्ड कप जीता था, आज देखिए क्वालिफाई कर लिया है आज क्वालिफाई में हम और लोग, जापान को हराया है हमने। आज हम लोग ये तालियां बजा रहे हैं कि हमने हाँ। क्वालिफाई किया है। नहीं चलें, तो- वो कहते हैं ना कि वो अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं, लेकिन डाउन्स के बाद अप्स आएँ तो ये बहुत बड़ी रेजिलियंस का एक एग्जाम्पल बट है। इसका मुझे आप इस डार्क क्लाउड की कोई तो सिल्वर लाइनिंग दें। मुझे पता है हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत बुरे हैं, मुझे पता है हमने कोई पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल की, तो बच्चे हम पैदा करते जा रहे हैं वो मैल न्यूट्रिशन है, वो स्टंटेड ग्रोथ है, उनके पास एजुकेशन पीने नहीं का है, साफ पानी नहीं है। उसके बाद वो जाकर, नॉट टू से कि वो आइडियल था, बट ये जो लेबर क्लास जाती थी गल्फ़ कंट्रीज़ वो भी बंद। वो भी अगर बंद हो जाता है, फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म भी है इस मुल्क में, हमें पता है। तो कैसे कहें कि ये एक टेकिंग टाइम बॉम्ब नहीं है पाकिस्तान? इसकी कोई मुझे एक सिल्वर लाइनिंग दें, मुझे डार्क क्लाउड तो मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए एक सिल्वर लाइनिंग तो ये है कि जो हमारे यंग लोग हैं वो मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई ना तो आप बाहर जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ यू, ना आप सीएसएस कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि उसमें 2% से कम पास रेट है, सबको नौकरी नहीं मिलेगी अपनी पसंद की। तो इसका सलूशन यही है कि आप लोग जो है ना ब्रांच आउट करें, यूज़ योर इनोवेटिव आइडियाज़, अपने सेटअप्स लगाएं। बहुत सा यहाँ पे काम हो रहा है, लोग बेशुमार लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वेरी इनोवेटिव पीपल। एक तो ये है, सो आई हैव अ ग्रेट बिलीफ इन द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि मेरा ख्याल है कि वो मेरी जो जनरेशन थी, आप तो खैर मेरे से छोटे हैं, लेकिन जो मेरी जो जनरेशन थी उससे बहुत बेहतर काम करेंगे। वी वर ऑब्सेस्ड विद नौकरियाँ, वी वर ऑब्सेस्ड विद सीएसएस, वी वर ऑब्सेस्ड विद बाहर जाना। अब वो ऑप्शंस ही नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है कि शायद वो अच्छे ऑप्शंस अपने लिए बनाएंगे। और दूसरा जो मैं बात कहना चाहता हूँ, छोड़ दिया आज लाइक क्या करें, ये जो बच्चे हैं ये सोचेंगे इनको क्या कर... तो हमने जो सोचा था वो तो हम कर नहीं पाए, तो सोचना उन्हीं को अब चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, मुझे तो जेन्युइनली डर लग रहा है, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ दीज पीपल हु वर्क ऑन फाइवर एंड डू वर्क एंड वर मेकिंग गुड मनी, AI is replacing a lot of that basic फ्रीलांसिंग को स्पेशली बहुत ज़्यादा, यू नो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिट। तो चलें कुछ ना कुछ बहरहाल, तो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, नंबर वन। और दूसरी चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अच्छा ये दिस माइट साउंड अ बिट क्या कहना चाहिए, ये जो होता है ना कि जो समथिंग दैट हैज़ बीन सेड अर्लियर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो निज़ाम तालीम है ना, सो कॉल्ड जो लोग पढ़ के भी निकल रहे हैं उसके अंदर से, आई थिंक दे डोंट हैव द रिक्विजिट स्किल्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूँ, और आई थिंक आपका जो शो है वो इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म और फोरम फॉर दैट। आई थिंक ये जो हमारे बच्चे मैथ से भागते हैं ना, मतलब आप 8वीं तक कीजिए यार, 8वीं तक पढ़ेंगे उसके बाद आर्ट्स ले लेंगे, ये अब इस ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये काम नहीं चलने वाला। मैं यहाँ पे बैठ के पॉलिसी मेकर्स को कहूँगा कि ये जो मैथ की एजुकेशन है ना, इसको बजाय पाकिस्तान स्टडीज़ या और चीज़ें पढ़ाने के 12वीं जमात तक मैंडेटोरी होनी चाहिए मैथमेटिक्स की एजुकेशन। ये काम तो कर लें, ये काम तो करें। मतलब ठीक है आप अरबिक भी पढ़ाएं, आप चाइनीज़ भी पढ़ाएं, फ़ारसी तो खैर अब हम नहीं पढ़ाते, अरबिक मैंने पढ़ी हुई है स्कूल के अंदर। फ़ारसी पढ़ानी चाहिए। फ़ारसी ज़ुबान बड़ी खूबसूरत ज़बान है, मैंने भी थोड़ी सी पढ़ी हुई है। तो लेकिन
अभी इवन मैं वो मिलिट्री उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहा होता हूँ, ऐसा लगता है शायरी पढ़ रहे होते हैं। शायरी खमन तो अमेरिका, हमने कि क्या शेर है, बता रहे हैं कि अमेरिका ने बॉम्ब मार दिया। हमने कहा भाई और मुझे तो अजब लगा अजब बात इकबाल ये पढ़ है, रहा था। हाँ अजब बात ये है कि जब मैं यूएसए के अंदर था तो वहाँ पर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट मिला फ्रॉम ईरान इंजीनियरिंग का। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो मैंने बताया कि मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है। तो उसने मुझे बताया कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ईरान में इकबाल लाहौरी इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट पोइट, और उस वक्त तक मुझे ये बात ही नहीं पता थी। तो खैर वो हाँ, हम इज थोड़ा सा रिटन अ लॉट इन फारसी। तो इसीलिए उनके जो भी वहाँ से डिग्निटरीज आते हैं वो वहाँ जाके उन पे उनके मज़ार पे ज़रूर जाते हैं। दिस तो इज व्हाट आई मीन कि वी, आई नो मैं काट रहा हूँ आपको, लेकिन हमने बड़ा कनेक्शन लूज कर दिया है। लाइक फारसी तो वो नॉर्मल वेरी क्लोज टू उर्दू। के लोगों को आती हाँ है, हाँ। मतलब आप अगर पढ़े लिखे हैं तो फारसी तो आपको आती ही आती होगी। एंड वी कम्प्लीटली फॉरगॉटन दैट दैट यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट एवरीबडी। लाइक इट वुडंट बी इवन बी अ क्वेश्चन कि हम लोग जितना पढ़ लिख लिया है गलती से, अगर हम 100 साल पहले इतना पढ़, ये तो गिवन होता है कि हमें फारसी तो आती है, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ख़त व किताबत पुराने वक्तों में फ़ारसी में हुआ करती, बहुत पुराने वक्तों में, प्रॉब्ली 100 years ago। ऑल ऑफ दैट। हाँ, तो खैर मैं ये कह रहा था कि एक चीज़ जो हमारे पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं ना, कि बाकी चीज़ें भी पढ़ाएं लेकिन मैथमेटिक्स को ना मैंडेटरी करें 18 साल की उम्र तक, इंटर तक लेकर के जाएं। आप देखेंगे कि उससे फ़र्क पड़ेगा। और चीज़ें हो रही हैं, आई डोंट नो वो किस तरफ जाएंगी। मैं तो ये 2-3 चीज़ें मेरे जहन में आई, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। हमारे हमेशा जब लोगों के सवाल आते हैं, एक सवाल ज़रूर आता है, इज़ देयर एनी होप। तो आपने इतना जो हमें मायूस कर दिया है। मैंने मायूस नहीं किया भाई, मैंने मायूस नहीं किया। इसके एंड में ना वो मीम लगा देंगे, मायूस तो हम भी हैं लेकिन नहीं, देखें हौसला अगर ना छोड़ें। देखें अगर सब मायूस हो ना तो मायूसी कैंसिल आउट हो जाती है सिस्टम से। इट्स अ कांस्टेंट। सो इज़ देयर एनी होप? देयर इज़ ऑलवेज होप। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के जो यंग लोग हैं वो बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये हमसे बेहतर चीज़ें कर रहे हैं जो हमारी जनरेशन थी या उनसे पहले जो लोग थे। और मेरा ख्याल है कि हम देखेंगे आने वाले दिनों में हमारे जो यंग लोग हैं वो किस किस्म के सॉल्यूशंस लेकर के आते हैं, बट द फोकस शुड बी ऑन देम। ये फैज साहब से लोग कह रहे हैं हम देख सक रहे नहीं हैं। हम देखेंगे। ये किसी ने पोस्ट भी किया हुआ था ट्विटर पे कि सोचा था जो होगा देख लेंगे, पर जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। सर किसी ने सवाल पूछा है, डज द वर्ल्ड एक्चुअली नीड अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी? यस एब्सोल्युटली। क्या होनी चाहिए वो? वेल मैं बात एक करूँगा तो शायद कुछ लोग समझ जाए मेरी बात। देखें ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उसमें 2-3 स्कूल्स हैं। मतलब एक रियलिस्ट है, एक क्या कहेंगे इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं, बट एक स्कूल है कंस्ट्रक्टिविज़म। तो वो ये बात करता है कि ये सारी जो 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 दुश्मनियाँ हैं, जो ये आइडिया ऑफ एडवर्सरीज है, इट्स ऑल अ कंस्ट्रक्शन। तो उसको देखते हुए मे बी हमें एक बेहतर वर्ल्ड की ज़रूरत है जहाँ पे हमारे जो रिलेशंस हैं ना बिटवीन डिफरेंट नेशंस, they are not dictated by the asymmetries of power, rather by mutual understanding. I think ये वो वक्त आ गया क्योंकि अब हम एक टोटल डिस्ट्रक्शन के बहुत करीब जाते जा रहे हैं। What is the difference between world political systems and a system of oppression in a Pakistani village? Aren't they both the same? Exploit, exploit, exploit. Probably yes. इंसान ही मसला है. My question is, after the political science degree, what will be the scope of students except CSS or politics? As we observe, a student, especially female student, have to be impossible. अच्छा कह रहे पॉलिटिक्स में तो इम्पॉसिबल है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के बगैर, और क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के बाद? एक तो वैसे भी पॉलिटिशियंस के पास हमारे पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होती नहीं है, बट CSS के अलावा क्या करें पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट्स? पढ़ाएं। तो कितनी 4 नौकरियाँ हैं। नहीं मतलब पढ़ाएं लिखें, बल्कि मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिग्री है। बिकॉज ये ना आपको एक अंडरस्टैंडिंग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो अपनी एजुकेशन है, मैंने डबल मेजर किया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। फिर मेरा जो पहला मास्टर्स था वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में था, और उसके फिर 5 साल के बाद मैं इकोनॉमिक्स की तरफ आया। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई रैन ऑन द फ्यूम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप कह सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो एजुकेशन है ना, ये आपको बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें सिखाती है, हाउ टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन ऑफ पावर विद इन
a family, within a community, an organization, a country and the global state system. तो I think उसकी बहुत requirement होती है बहुत सी organizations के अंदर. तो I think it's a very important discipline to follow. He's my professor. Good to see him there on your show. Best of luck, sir. Godspeed. Huda, thank you. शरियार पूछ रहे हैं, is glazing Trump in the interest of Pakistan? Yes. Okay. नहीं. मैं आपसे agree कर रहा हूँ. Well left. Well left. Well left. What positives of superpower USA we should adopt and negatives we should reject? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से पॉजिटिव्स उनके हमें अडॉप्ट करने चाहिए. आई थिंक वहाँ पर जो एक बहुत ही लंबे अरसे में उनकी बहुत सी मूवमेंट्स हुई हैं यूएस के अंदर, मतलब जो सिविल राइट्स की जो मूवमेंट है जिसमें उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन्स को जो राइट्स दिलवाएगा, और बहुत ही वो लंबी मूवमेंट थी. अब उसमें एक अभी वो रेवरेंड जेसी जैक्सन का हाल ही में इंतकाल हुआ, ही वाज अ लीडिंग फिगर उस मूवमेंट के अंदर. तो वो बड़ी इंस्पायरिंग है कि कैसे एक ऐसे लोग जिनको बिल्कुल थ्रू वो क्या था, वो जिम क्रो के थ्रू उन्होंने बिल्कुल डिसएनफ्रेंचाइज किया हुआ था. वो बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ है. उसको हमें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए उस चीज़ को. तो वो मैं आई फाइंड दैट वेरी इंस्पायरिंग. बट ये जो यूज़ ऑफ ब्रूट फोर्स है टू सेटल डिफरेंसेस दैट कैन बी सेटल थ्रू नेगोशिएशन, इसको रिजेक्ट करना. इससे पहले के प्रोफेसर साहब कैंसिल हो जाएं. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you. खुदा हाफिज़.